कल क्या क्या हुआ रे? कल की प्रैक्टिस करें। कल कौन कौन से टैग देंगे अपन? कल हमने क्या क्या देखा था? लिस्ट कितने टाइप के है? कौन कौन से? और दूसरा क्या देखा था? फ्रेम, आई फ्रेम। उसमें क्या होता है? दो से तीन डॉक्यूमेंट्स बोलने का, HTML डॉक्यूमेंट, पूरा HTML से HTML तक का टैग जो है। हाँ, मल्टीपल डॉक्यूमेंट एक ही पेज पे अगर तुमको डिस्प्ले करना है तब तुम लोग क्या यूज करते हो? आई फ्रेम यूज करते हो। ठीक है, तो कल हमने ये दो तीन चीजें देखा, बस दो ही। और क्या देखा? लिस्ट और आई फ्रेम, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे का।
ठीक है, आई फ्रेम हो गया अभी। ये दो वापस से, ये क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन है। ऑल द एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट। ये लिख लो। दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। मैंने ये ऑलरेडी बताया है, लेकिन ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से थ्योरी क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है। व्हाट ऑल आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड व्हाट ऑल आर द इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं, दे अपीयर ऑन द स्क्रीन एज इफ दे हैव अ लाइन ब्रेक बिफोर देम एंड आफ्टर देम। उसके पहले या बाद में ऐसा लाइन, एंटर लाइन मारा हुआ है, ऐसा दिखता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट को। ब्लॉक लेवल एलिमेंट के एग्जांपल कौन कौन से हैं? पी टैग, H1 टैग से H6 टैग तक, यूएल टैग, ओएल टैग, डीएल टैग, एचआर टैग, प्री टैग, ब्लॉक कोड टैग, एड्रेस टैग। ये सब क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इवन डिव भी है। डिव क्यों नहीं लिखा इसमें? क्यों ये लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट है? क्योंकि ये लोग न्यू लाइन से चालू होते हैं, न्यू लाइन से चालू होते हैं या फिर एक एंटर मारते हैं। और इनलाइन एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं? जो कि लाइक सेंटेंस के अंदर ही रहते हैं और खुद का एंटर नहीं मारते वो लोग। तो इनलाइन एलिमेंट कौन से हैं? जैसे कि बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, एम्फोसिस टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट टैग, big small tag, li list item tag, delete code, site definition। ठीक है, ये सब क्या है? इनलाइन टैग है। इनलाइन टैग में भी स्पैन टैग एक एग्जांपल है, और ऊपर ब्लॉक लेवल एलिमेंट में भी div टैग डाल दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। div टैग ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और स्पैन टैग जो है वो इनलाइन एलिमेंट है। स्पैन टैग और div टैग। ये देखो, ये div टैग और स्पैन टैग। div टैग क्या रहता है? इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, लेकिन ये ग्रुपिंग के लिए यूज होता है। मतलब सीएसएस वगैरह को एक जगह लेकर आना, कॉमन सीएसएस देना वगैरह के लिए ये div टैग यूज होता है। और स्पैन टैग क्या है? स्पैन टैग सिर्फ div टैग क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। स्पैन टैग क्या है? इनलाइन एलिमेंट है। ये इनलाइन एलिमेंट को ग्रुप करता है। मतलब अगर तुमको स्पैन, मतलब तुमको पैराग्राफ के अंदर दो चार चीजों को कुछ और स्टाइलिंग देना है, या इनलाइन लेवल पे कोई स्टाइलिंग देना है, ये स्पैन टैग का खुद का कोई मीनिंग नहीं है, बट ये बहुत फ्रिक्वेंटली कहीं पर भी अपन लगाकर वो पर्टिकुलर सेक्शन को हम लोग कुछ ना कुछ स्टाइलिंग दे सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ क्लास दे सकते हैं, या फिर कुछ
उसको कुछ एट्रीब्यूट ऐसे दे सकते हैं जो कॉमनली सबको लग जाए। फिर ये दो चीजें हैं बैकग्राउंड्स में। बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट, योर वेब पेजेस बैकग्राउंड इज वाइट इन कलर। तो उसको चेंज करना है तुमको, तो कोई भी टैग डालोगे और बीजी कलर बैकग्राउंड कलर डालोगे और कलर की वैल्यू डालोगे, तो तुम लोग बैकग्राउंड कलर दे सकते हो उसको, जैसा कि अभी मैं एक div टैग लेता हूँ और ये div टैग को बोल के एट्रीब्यूट गया क्या। ये भी एट्रीब्यूट अभी नहीं चल रहा है, वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है। बैक बैकग्राउंड आजकल वो ये भी एट्रीब्यूट डिप्रिकेट हो गया है, HTML5 वगैरह में नहीं चलता है ये। अभी तुम बैकग्राउंड में कोई इमेज डाल सकते हो, तो उसके लिए बैकग्राउंड लिखने का। अभी मैंने ये क्या किया, बॉडी को एक बैकग्राउंड दिया, तो ये देखो पूरी इमेज मेरे बैकग्राउंड में आ गई। सो ये बैकग्राउंड एट्रीब्यूट तो यूज हो रहा है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज हो रहा है। अभी इसके अंदर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, पी टैग। पी टैग में कुछ तो लिखा हुआ है, देखो ये इमेज के ऊपर आ गया। इसके इमेज के ऊपर क्यों आया, क्योंकि इमेज इज अ बैकग्राउंड, मतलब वो खाली बैकग्राउंड, वो इमेज नहीं है अभी, वो क्या है, बैकग्राउंड इमेज है। बैकग्राउंड इमेज है बोले तो वो पीछे चली गई है, और उसके ऊपर तुम्हारा पूरा वेब पेज तुमको जैसे बनाना है वैसे तुम लोग बना सकते हो। हाँ? कोई भी इमेज का पाथ दे दो, बैकग्राउंड इक्वल्स टू बॉडी को दो या डिव को दो, कहीं पर भी दे सकते हो तो।
करो, सब लोग हो गया क्या? हुआ? बैकग्राउंड की इमेज कहीं से भी डालो, जो भी तुम्हारा इमेज टैग के अंदर होगा, इमेज या कुछ भी इमेज होगा। मेरे को बटरफ्लाई डॉट इमेज मिली, मैंने वो डाल दिया। और बीजी कलर जो है ये पुराना एट्रीब्यूट था, बीजी कलर भी था एक, बीजी कलर बोल के, बट ये एट्रीब्यूट डिप्रिकेट हो गया है, ये एट्रीब्यूट डिप्रिकेट हो गया है। चल रहा है क्या वो भी? बीजी कलर भी मेरे को रेड में दिख रहा था। कहाँ चल रहा है बीजी कलर? ये देखना रेड में है, हाँ चलेगा वो, लेकिन स्टाइल में लेना अलग बात है, और तुम एक एट्रीब्यूट की तरह यूज करना उसको अलग बात है। स्टाइल में तो चलेगा ही। स्टाइल में तो लेटेस्ट सिंटैक्स है। अभी ये देखो, इसने ये बीजी कलर लिया, और कलर देने के दो तीन तरीके हैं जो मेरे को बताना है तुम लोगों को, कि कलर तुम, या तो तुम लोग कलर डायरेक्टली रेड, येलो, ग्रीन या ऐसा कुछ लिख सकते हो। बीजी कलर येलो लिख दिया इसने, एक्चुअली इन्वोक नहीं कर रहा है। हम्म। ये बीजी कलर डिप्रिकेट हो गया है, बीजी कलर ये रेड में इसीलिए भी दिख रहा है, डिप्रिकेट हो गया। उससे अच्छा यहाँ पे स्टाइल लिखने का, स्टाइल एट्रीब्यूट से इसको देने का, तो वो लग जाता है। स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड डैश कलर कोलन, येलो तो वो हो जाएगा, वायलेट कर दो। ब्लू करते हैं। देखो ये बैकग्राउंड कलर ब्लू लग गया उसको। तो अभी आजकल सब लोग यही पुराना जो सिंटैक्स है वो, ये पूरा ये बैकग्राउंड लग रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड एज अ एट्रीब्यूट लिखेंगे। ये बैकग्राउंड क्या है? एक एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट को हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पाथ दे रहे हैं। पाथ दे रहे हैं, तो वो पूरे बॉडी को क्या किया उसने, पूरी बॉडी को इमेज लगा दिया उसने। ठीक है। डिव क्या है? डिव भी एक टैग है ना। कुछ नहीं, बस उसको डिवीजन करने के लिए यूज होता है। डिवीजन बोले तो एक सेक्शन को, अभी देखो तीन चार सेक्शन करने का है, दो तीन सेक्शन का, अभी ये पूरा एक सेक्शन हो गया। तो डिव क्या यूज होता है कि सेक्शंस बनाने के यूज, डिवीजन बनाने के लिए यूज होता है। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, उसके डिव के थ्रू उसका कोई मीनिंग नहीं है, बट वो क्या करता है, तुम तीन चार चीजें एक ही सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, या एक ही डिव के अंदर डाल सकते हो। तो ग्रुपिंग और चाइल्ड लेवल एलिमेंट बनाने के लिए ये डिव यूज होता है।
शुरू हो गया सबका? तो कलर बोल रहा होता मैं। कलर दो से तीन तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक तो ब्लू डायरेक्टली लिखेंगे, जो भी कलर का नाम तुमको पता है। दूसरा है तुम लोग हेक्स कोड में लिख सकते हो। जैसे हमने देखा ही FFFF व्हाइट कलर हो जाता है। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो कुछ और कलर होता है। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो कोई और कलर होता है। तो इस तरीके से ये जो हेक्स कोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हेक्स कोड। ये हेक्स कोड में भी तुम लोग कलरिंग कर दे सकते हो अपना। हेक्स कोड में भी तुम अपने हिसाब से कलरिंग दे सकते हो। और एक है आरजीबी। आरजीबी के अंदर भी दे सकते हो, और एक आरजीबी ए है। एक ये आरजीबी है। आरजीबी बोले तो रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन, जो अपन ने पढ़े थे। तो आर कितना चाहिए, ब्लू ग्रीन कितना चाहिए और ब्लू कितना चाहिए, वो वैसे भी डाल के कलर दे सकते हो तुम। अभी यहाँ पर पहला तो नाम दो। दूसरा है कि हैश डाल के हेक्स कोड दो। हेक्स कोड। हाँ। और तीसरा है कि आरजीबी का कॉम्बिनेशन दो। आरजीबी बोले तो रेड कितना चाहिए, ग्रीन कितना चाहिए, ब्लू कितना चाहिए। आरजीबी का कॉम्बिनेशन दो। और एक आरजीबी ए है। उसके अंदर ना तुम लोगों को ट्रांसपेरेंसी अगर डालनी है, ट्रांसपेरेंसी बोले तो पीछे की इमेज ज्यादा दिखना रहती है ना, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपेसिटी जो रहती है। तो अगर तुमको पीछे की इमेज ज्यादा दिखना है, या
तुम्हारा कलर ज्यादा दिखना, कलर के पीछे का ज्यादा दिखना या तुम्हारा कलर ज्यादा दिखना, तो उसको क्या बोलेंगे? ओपेसिटी। ओपेसिटी तो थर्ड पैरामीटर है आरजीबी ए के अंदर। तुम ओपेसिटी स्पेसिफाई करते हैं जो कि 0 से 1 के बीच में रहती है। ओपेसिटी, ओपेसिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में रहती है। तो इस तरीके से तुम 4 तरीके से कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। 4 तरीके से तुम लोग कलर स्पेसिफाई करते हैं। अभी अगर मैंने यहाँ पे ओपेसिटी वन 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 दे दिया, ये पूरा है। ओपेसिटी 0 दिया मैंने, ये देखो पूरा गायब हो गया। अभी 0.01 देता हूँ, नहीं 0.1 देते हैं, 0.1 देते हैं। ये देखो थोड़ा सा आया कलर, आरजीबी का कलर प्लस थोड़ा सा आया। जैसी जैसी मैं ओपेसिटी उसकी बढ़ाऊंगा, 0.3 करा तो और खुल के दिखेगा। पीछे की इमेज ज्यादा दिख रही है अभी और कलर कम दिख रहा। 0.5 ओपेसिटी करूंगा तो कलर आधा दिखेगा और आधा पीछे का दिखेगा। अभी पीछे का थोड़ा गायब भी हो गया। और तो ये ओपेसिटी के लिए, ओपेसिटी बोले तो तुम लोग उसको कितना वो कर दे रहे हो, मतलब बैकग्राउंड इमेज ज्यादा ट्रांसपेरेंट दिखा रहे हो और तुम्हारा कलर कितना ट्रांसपेरेंट दिखाना है। उस सिनेरियो में क्या यूज होता है? ये आरजीबी ए यूज होता है। ए जो ए है तो जो कि चौथा पैरामीटर देना पड़ता है ए के अंदर। पहले 3 ही पैरामीटर रहते थे, कौन से? आर का कलर कितना कितना चाहिए तुमको, रेड का ग्रीन का कलर कितना चाहिए, ब्लू का कलर कितना चाहिए। लेकिन आरजीबी ए देते हो तुम, तो तुम लास्ट में एक और पैरामीटर स्पेसिफाई करते हो जो कि ओपेसिटी है। ओपेसिटी है। तो ऐसे 4 तरीके से तुम कलर दे सकते हो। एक तो नॉर्मली कलर का नाम स्पेसिफाई करो, दूसरा है हेक्स कोड स्पेसिफाई करो। हेक्स कोड अभी तुम पेंट में जाओगे तो यहाँ पर भी हेक्स कोड मिलेगा तुमको। ये देखो, ये जो हेक्स कोड मिल रहा है तुमको 000, ये देखो ये 7A 7A 7 है, ये क्या है? ये ग्रे कलर का हेक्स कोड है। या फिर ये आरजीबी के कॉम्बिनेशन में दो, आर कितना चाहिए, बी कितना चाहिए और ग्रीन कितना चाहिए। और इस तरीके से तुम, और एचएसवी भी है शायद, जिसमें ह्यू सैचुरेशन और वैल्यू बोलकर 3 चीजें होती हैं। उसके थ्रू भी तुम लोग कलर दे सकते हो। ठीक है, वो बाद में देख सकते हैं। लेकिन कलर देने के एक तरीका नहीं है, अलग अलग तरीका है, ये याद रखना। ये कुछ इसमें से कुछ ऐसे हैं। बैकग्राउंड इमेज समझ गया? बैकग्राउंड इमेज में तुम जीआईएफ भी दे सकते हो, जो कि जीआईएफ आते हैं ना, थोड़ा सा एनिमेशन की तरह इमेजेस रहते हैं, तो वो टैग भी दे सकते हो। तुमको अगर ये बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट या पैटर्न करना है, पैटर्न की इमेज ही डाला ना इसने, तो मैं क्या करा। ये कलर मैंने बताया तुमको डायरेक्टली, ऐसा ये स्टैंडर्ड कलर्स है, ब्लू वगैरह ये सब दे सकते हो तुम। और या तो हेक्स कोड में दे सकते हो कलर। हेक्स कोड बोले तो ये कॉम्बिनेशन के साथ हेक्स कोड जो बन रहा है, हेक्साडेसिमल कोड बोलते हैं उसको। और ये आरजीबी वैल्यू स्पेसिफाई करके भी दे सकते हो तुम कलर वो। और कलर का कैसे रहता है, एक जगह दिखेंगे दूसरी जगह कुछ और भी दिख सकते हैं, इसीलिए कुछ सेफ कलर्स रहते हैं, तुम लोग वो यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ तुम लोग, तुम्हारे लैपटॉप पे कुछ और दिखेंगे, किसी और लैपटॉप पे कुछ और दिखेंगे, क्योंकि उसका लेवल ऑफ सेचुरेशन या उसका कंप्यूटर का लेवल हर किसी का, किसी में ग्राफिक्स होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में कुछ होता है, उसके अकॉर्डिंग बहुत डिफर करता है। तो तुम कोई भी कलर तो नहीं दे सकते हो। तो ये कुछ स्टैंडर्ड कलर की लिस्ट दिया हो उसने
ये यूज करेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा तुमको हर जगह, हर जगह तुमको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। फिर बाद में एक फॉन्ट टैग है, जिसके अंदर अगर तुमको साइज वगैरह, वैसे ये भी यूज नहीं होता है डायरेक्टली अभी फॉन्ट के लिए, अपना स्टाइलिंग यूज करने का। अपन जब स्टाइलिंग पढ़ेंगे, सीएसएस पढ़ेंगे, तब अपन ये फॉन्ट वगैरह देखेंगे। फॉन्ट, फॉन्ट कलर, ये सब बैकग्राउंड कलर वगैरह सब हम लोग वापस से सीएसएस जब आएगा तब देखेंगे। एचटीएमएल से भी पॉसिबल है लेकिन उतना नहीं। हाँ, अभी ये मेन है जहाँ पर फॉर्म टैग। HTML forms are required when you want to collect the data from a site visitor. Like कोई तुम्हारे साइट पे विजिट किया और तुमको उसका डेटा लेने का है। डेटा लेने का है बोले तो जैसा कि तुमने साइन अप पेज रहता है तुम्हारे वेबसाइट पे, वो क्या है, वो एक तरीके का फॉर्म है जो हम लोग फिलअप करना होता है अपने को। साइन अप पेज हो गया, कभी कभी तुम्हारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर फिलअप करते हो, तुम कोई एग्जाम के अंदर बैठते हो तो तुम्हारा पूरा डिटेल भरते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, एजुकेशन, बैकग्राउंड, ये पूरा क्या है, वो पूरा एक फॉर्म है, वो उसको क्या बोलेंगे, फॉर्म। तो फॉर्म में क्या क्या रहता है, यूजर रजिस्ट्रेशन, और क्या के लिए यूज होता है फॉर्म, टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर, यूजर से डेटा लेने के लिए यूज होता है, यूजर से डेटा कलेक्ट करने के लिए फॉर्म यूज होता है। ठीक है। फॉर्म के अंदर अभी देखो, डेटा कलेक्ट करना एक चीज है होगी, लेकिन ये डेटा को क्या करना पड़ेगा, सर्वर पे भेजना पड़ेगा, स्टोर भी करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए इसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स है, और अगर तुम HTML यूज कर रहे हो तो तुम स्टोर कैसे करोगे, या तो गेट, पोस्ट, पुट, पुल, ये मेथड से तुमको करना पड़ेगा बराबर। गेट और पोस्ट मेथड से मैंने बताया था तुमको स्टार्टिंग में, जब HTML हम लोग, सॉरी, HTTP के मेथड्स पढ़ रहे थे तब बताया था मैंने कि HTTP के मेथड्स होते हैं गेट, पोस्ट। ये मेथड से क्या होता है, हम लोगों का कनेक्शन सर्वर से होता है, और सर्वर पे जाके हम लोग कुछ डेटा सर्वर को भेज सकते हैं। सर्वर उसको स्टोर करता है, या जो भी करता है, कहीं पर भी स्टोर करता है, डेटाबेस में स्टोर करता है, कहीं ना कहीं स्टोर करता है। वो स्टोर करने का काम सर्वर का है, लेकिन भेजने का काम तुम्हारा फ्रंट एंड का है, तुम्हारे यूआई वालों का या वेब डेवलपर्स का काम क्या है, कि जो भी डेटा यूजर से तुम लोगों ने लिए उसको क्या करने का है, सर्वर पे भेजना है। तो वो सर्वर पे भेजने के लिए हम लोग HTTP मेथड्स यूज करते हैं। HTTP मेथड्स यूज करते हैं। तो ये फॉर्म टैग जो है, फॉर्म टैग के अंदर ये फॉर्म लिखना है फॉर्म टैग में। फॉर्म टैग के अंदर दो मेन एट्रीब्यूट है, एक तो एक्शन और दूसरा मेथड। मेथड बोले तो तुमको गेट मेथड करना है या पोस्ट मेथड करना है, ये दोनों में से तुम मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है। गेट मेथड और पोस्ट मेथड ये अलग अलग है ना। गेट मेथड के अंदर जो सर्वर वालों ने दिया वो यूज करना, समझ रहे हो। तो एक्चुअली ये जो मेथड्स है ना, गेट गेट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड, ये कौन बनाता है, बैकएंड डेवलपर्स बनाते हैं ये मेथड, ये या फिर सर्वर पे ये मेथड्स कंटिन्यूअसली रुके हुए हैं तुम्हारे लिए कि तुम उनको हिट कर रहे। तो ये मेथड के टाइप है। गेट मेथड बोले तो कुछ चीजें तुमको रिट्रीव करना है, रिट्रीव करना है बोले तो कुछ चीजें तुमको सर्वर से लेके आना है, तब हम लोग गेट मेथड यूज करते हैं। और गेट मेथड कभी कभी यूआरएल के थ्रू तुम कुछ डेटा भेज भी सकते हैं,
गेट मेथड के अंदर यूआरएल के थ्रू तुम लोग डेटा भेज सकते हैं। लेकिन अगर तुमको डेटा पूरे फॉर्म का डेटा है, मतलब इतना बड़ा फॉर्म है, 100-200 फील्ड है, तो वो यूआरएल के अंदर गेट के थ्रू नहीं भेज सकते और वो सामने वाले यूजर को दिख भी जाता। तो ऐसा तो होता नहीं है कि तुम फॉर्म भर रहे हो और तुम्हारा पूरा डेटा यूआरएल के अंदर जा रहा। गेट क्या है, एक यूआरएल है स्पेसिफिकली। तो उस केस में इफ यू वांट टू हाइड द डेटा एंड सेंड इट, तो तुम लोग पोस्ट मेथड यूज करते हैं। पोस्ट मेथड जनरली तुमको सेविंग डेटा को स्टोर करने के लिए वगैरह कौन सा पोस्ट मेथड यूज होता है। पुट मेथड क्यों यूज होता है, कोई डेटा को ऑलरेडी डेटा है वहां पे और उसको अपडेट करना है, जैसे कि एडिट वगैरह रिक्वेस्ट में तुम लोग क्या करते हो, पुट मेथड यूज करते हो। और डिलीट मेथड कब यूज करते हो, तुम्हारा रिकॉर्ड ऑलरेडी है और तुमको उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो तुम्हारा अकाउंट डिलीट करना है या तुमको तुम्हारे अकाउंट के फोटो अपडेट करना है तो पुट मेथड जाएंगी। अगर तुम्हारा अकाउंट ही डिलीट करना है तो डिलीट मेथड जाएंगी। अगर तुम्हारा तुम्हारा न्यू साइन अप वगैरह है तो वहां पे पोस्ट मेथड जाएंगे। और अगर तुमको खाली तुम्हारी इंफॉर्मेशन देखने का, जैसे कि तुम्हारी प्रोफाइल पेज या तुम्हारे पोस्ट देखने का है, सिर्फ देखने वाला है, तुमको कुछ भेजना नहीं है, तो तुम क्या यूज करेंगे, गेट यूज करेंगे। गेट इज यूज जनरली फॉर रिट्रीविंग द डेटा। अभी देखो ये google.com पे जा रहा हूं मैं और मैं यहाँ पे कैट सर्च कर रहा हूँ। इसी में कैट सर्च किया तो तुम यहाँ पे ये यूआरएल को ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे स्लैश सर्च बोल के यूआरएल जा रहा। क्या जा रहा, स्लैश सर्च। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क करके क्वेरी के अंदर मैंने जो टेक्स्ट लिखा वो जा रहा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वगैरह लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्वेरी पैरामीटर बोलते हैं। अब यही यूआरएल को ये यहां तक ही लेता हूं मैं, कैट तक ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पोस्टमैन वगैरह टूल क्या है, ये टूल तुम्हारे को यूज होते हैं तुम्हारे रिक्वेस्ट फायर करने के लिए। तो यहाँ पे तुम एक एक न्यू ऐड अ रिक्वेस्ट बोलते हो और मेरे को कौन सी रिक्वेस्ट, इतने सारे रिक्वेस्ट है, हाँ? तुमको चार ही मेन पढ़ाया मैंने, तो पूरे लिख कर निकालने को बोला था। पैच भी है, इंटरव्यू कभी कभी पैच क्या करता है पूछता है तुमको, पैच भी है, ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट। अभी तो मैं गेट रिक्वेस्ट फायर कर रहा हूँ और ये देखो गेट रिक्वेस्ट में मैं क्वेरी पैरामीटर के अंदर एक कैट क्वेरी भेज रहा हूँ। किसको भेज रहा हूँ, गूगल के सर्वर को भेज रहा हूँ। सर्वर पे तो भेज रहा हूँ लेकिन कौन से पाथ को भेज रहा हूँ, स्लैश सर्च को भेज रहा हूँ। मतलब स्लैश सर्च वहां का या तो डायरेक्टरी है या वहां का राउट है जो वेट कर रहा है। तो ये गेट रिक्वेस्ट ये मैंने ऐसा सेंड किया तो देखो मेरे को वो कैट का एचटीएमएल पेज पूरा उन्होंने रिटर्न किया। क्या किया उसने, कैट का एचटीएमएल पेज को या तो रिडायरेक्ट किया या तो उसने दिखाया। तो इस तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो अलग अलग। अभी ये तो google.com पे डायरेक्ट है। अपन क्या कर सकते हैं कि एक फॉर्म बनाएंगे जो कि हम लोगों को, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म टैग के थ्रू अपने पेज से कोई भी यूजर ने सर्च करा तो उसने क्या करना, गूगल के सर्च पे दिखाना। समझ रहे, तो वो अपना क्या मोटिव है अभी, अपन एक छोटा सा टास्क करते हैं। क्या करते हैं अपन कि अपना वेब पेज है समझ लो, अपने वेब पेज पे, अपने वेब पेज पे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए अपने को। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। और एक क्या रहेगा, बटन रहेगा समझ लो अपने पास। ठीक है, ये बटन रहेगा। यहाँ पे तुम लोग डाल सकते हो, यहाँ पे ऐसा एंटर सर्च टेक्स्ट, एंटर सर्च टेक्स्ट बोल के ये बटन का प्लेस होल्डर, ये जो उसके ऊपर रहता है ना, तुमको क्या एंटर करना है रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं। प्लेस होल्डर, इनपुट का प्लेस होल्डर क्या है। और समझ लो ये मेरे बटन का नाम सबमिट या सर्च है, नाम कुछ भी रख सकते हो तुम, सबमिट या सर्च है। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ तो भी सर्च टेक्स्ट एंटर करूंगा और जैसे ही मैंने सर्च या सबमिट बटन प्रेस करा
तो गूगल पे जाके जो भी मैंने सर्च करा है वो दिखना। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्म टैग यूज करेंगे। तो फॉर्म टैग के अंदर पहले तो एक्शन क्या रहेगा, सबमिट रहेगा। मतलब सबमिट बटन पे अपन प्रेस कर रहे हैं तो एक्शन जनरली सबमिट रहता है। और मेथड क्या फायर करने का है मेरे को, गेट मेथड फायर करने का है। अब इसके अंदर फॉर्म टैग के अंदर अपने को क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए एक टैग है, इनपुट टैग है। ये इनपुट टैग मोस्टली सभी जगहों के लिए यूज होता है। ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, वॉइड एलिमेंट है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, वॉइड एलिमेंट है। तो इनपुट के अंदर एक चीज है जिसका नाम है टाइप। अगर मैं ये टाइप, अभी देखो टाइप कितने सारे हैं, टाइप बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, डेट लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो बटन, रेंज, रीसेट बटन, सर्च, सबमिट। तो इसके ऐसे अलग अलग टाइप है। टेलीफोन नंबर लेना है तुमको, टेक्स्ट लेना है तुमको, टाइम लेना है। तो ये सब तुमने ट्राई करके रखना, सब तुमने एक के नीचे एक बाद में एज अ प्रैक्टिस करना, इसमें से सभी करना। अभी के लिए अपन इसका टाइप रखते हैं टेक्स्ट, क्योंकि मेरे को टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। और इसके बाद एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में एंटर सर्च टेक्स्ट लिखता हूं मैं, एंटर सर्च टेक्स्ट। तो मैंने अभी क्या बनाया, एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बनाया, और एक क्या बनाया, और एक और इनपुट बनाता हूं मैं, इनपुट, उसका टाइप लिखता हूं मैं सबमिट। ठीक है। इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं तो देखो मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स और एक सबमिट बटन बन गया है। ठीक है, सब लोग ट्राई करो इसको। अभी के लिए मैं बहुत सिंपल फॉर्म बना रहा हूँ। क्या होगा बेटा, तब ठीक है।
और बंद हो विदाउट कोडिंग एनालिसिस कर दिया एनालिसिस डाटा एनालिसिस डाटा हो गया ये सबका। तो अब क्या करेंगे अपन के ये इनपुट बॉक्स को, क्योंकि अपने को नेम चाहिए यहाँ पे, अपने इसका यूआरएल देखा और अपने को क्या चाहिए, क्यू चाहिए, राइट। इसमें भी टारगेट एट्रीब्यूट एक है, जो कि तुमको, जो तुम्हारा पेज है वो ब्लैंक होना क्या सेल्फ होना, मतलब इसी पेज पे खुल जाना तुम्हारा गूगल का पेज, क्या दूसरे पेज पे आना। ठीक है, तो अपने को इसका जो नाम है, वो नाम जो गूगल को चाहिए वो देना पड़ता है, नेम। नेम इज इक्वल टू क्यू। नेम क्या दे रहे हैं अपन, ये टेक्स्ट बॉक्स का क्यू दे रहे, क्यों क्यों, क्योंकि अपने पास वहां पे क्वेरी पैरामीटर के अंदर क्यू है इसीलिए। और जो भी अभी यहाँ पे क्वेरी में सर्च करेगा यूजर, वो कहाँ पे जाएगा, क्यू वैल्यू में जाएगा। और अभी सबमिट बटन के ऊपर क्या मिस कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ऑन सबमिट एक्शन के अंदर अपने को, एक्शन के अंदर अपने को टारगेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। टारगेट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं ना एक्शन के अंदर। बैकएंड स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट यूआरएल देखो, ये एक्शन के अंदर स्क्रिप्ट यूआरएल, तो अपना स्क्रिप्ट यूआरएल क्या है, हाँ पूरा यूआरएल क्या है अपना, ये यूआरएल है अपना, ये ये यूआरएल है अपना। अपना मेथड क्या है, गेट मेथड है, और ये क्यू बोल के सर्च के आगे जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसका जो टारगेट होता है वो क्या होता है, टारगेट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रहती है, सेल्फ रहती है। सेल्फ रहती है बोले तो यही पेज के ऊपर उन्हें खुलेगा। तो एक बार टेस्ट करते हैं अपन। तो अभी मेरा इनपुट बॉक्स तो आ गया था। अब इनपुट बॉक्स पे मैं कैट सर्च करता हूँ और सबमिट बटन पे दबाता हूँ, तो देखो उसने ऑटोमेटिकली जो मैंने कैट दबाया वो गूगल पे लाया, और गूगल पे से ऑटोमेटिकली अपने को, तो अपन ने क्या करे, एक गेट रिक्वेस्ट फायर करे जिसका नाम है सर्च, और उसका जो क्वेरी पैरामीटर में अपन ने कैट दिए, तो ऑटोमेटिकली अब सर्च में खाली अब सामने वाले यूजर को टाइप नहीं करना पड़ा, टाइप उसने ऑलरेडी मेरे पेज पे कर दिया था, खाली उसको जो उसका रिजल्ट है उसको google.com पे मिला। अब अगर ये तो सर ये नए पे मतलब सेमी पेज पे ओपन हो जा रहा है, मुझे ये जो सर्च है वो नए पेज पे ओपन करना है, तो क्या करेंगे, टारगेट अंडरस्कोर, हाँ अंडरस्कोर मत बोलो, खाली ब्लैंक ब्लैंक बोल रहे, अंडरस्कोर सेल्फ अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक डालेंगे। तो अब अंडरस्कोर ब्लैंक डाले तो क्या होगा, जो भी मैंने डॉग सर्च किया और सबमिट मारा, तो ये नए टैब में डॉग सर्च हो रहा है।
मेरा पेज वैसे ही चाहिए फॉर्म टैग वाला। ट्राई करो ये। क्यू क्यू बोल के नाम दो उसको, क्योंकि वो क्वेरी पैरामीटर के लिए वो क्यू नाम जाएगा उसके आगे सर्च के आगे। तो यूआरएल देखो कैसा बना यहाँ पे, ये देखो यूआरएल कैसा बना ऑटोमेटिकली। ये सबमिट जैसी बटन दबाया मैंने तो देखो यूआरएल कैसा बना, www.google.com सर्च और क्वेश्चन मार्क बोले तो क्वेरी पैरामीटर डाल रहे। क्यू क्यू कहां से आया वो, क्योंकि मैंने नेम क्यू दिया था उसको, और क्यू डाल के जो भी मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू डाला वो क्या आ गया, इक्वल टू के बाद आ गया वो। करके देखो ये, हमारे पेज से किसी और पेज को गेट रिक्वेस्ट फॉर्म के थ्रू तुम लोग पास कर रहे हो। ऑनलाइन वाले सब कर रहे हैं ना यहाँ तक साथ में, किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? सब लोग ये ट्राई करो। तो अभी मैंने तो बहुत सिंपल फॉर्म बनाया है, ये फॉर्म के अंदर सिर्फ एक इनपुट है और एक बटन है सबमिट बटन, बाकी कुछ भी नहीं है। अब कुछ कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर यूआरएल वगैरह कुछ और तरीके से है, ये तो सीधा सीधा एचटीएमएल के थ्रू तुमने सबमिट कर लिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा फॉर्म के अंदर कोई ऐसा लिखता नहीं है। ये खाली तुमको डेमो या बताने के लिए कि फॉर्म टैग की कैपेबिलिटीज क्या है वो अपन ने किया। तो इसमें दो ही मेथड्स यूज होते हैं, गेट और पोस्ट। तुमको पुट भी करना पड़ता, अलग अलग करना पड़ता। तो ये सब कैसे करेंगे, तो तुमको स्क्रिप्ट लिखना पड़ता। स्क्रिप्ट लिखना पड़ता बोले तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर तुमको जो तुम्हारा साइन अप पेज का डेटा वगैरह है वो सर्वर पे भेजना है वगैरह, वो सब किसमें करेंगे तुम, जावा स्क्रिप्टिंग में करेंगे। तो जब जावा स्क्रिप्ट आएगा तुमको और एडवांस वर्जन देखने को मिलेगा इसका। अभी इसमें बहुत सिंपल चीज हो रही है कि तुम एक कुछ तो भी क्वेरी पैरामीटर कर रहे हो, तुम एक यूआरएल दे रहे हो। अभी तो गूगल का यूआरएल दिया तुमको एग्जांपल के लिए, तुम्हारे पास तो जब एक्चुअल में खुद का यूआरएल भी हो सकता है। देखो जब तुमने देखा google.com पे जाकर, अपन ने स्टार्टिंग में google.com में जाकर देखा, ठीक है, तो तुमने पहले तो मेरे को क्यू क्या था पता ही नहीं। वैसे क्यू बोले तो एक्चुअली क्वेरी के लिए यूज होता है कि तुमने google.com में पूरी दुनिया के वेबसाइट पे से तुमने क्या क्वेरी करना, तो उन्हें ऑप्टिमाइजेशन इंजन या पूरे दुनिया के डोमेन में जाके उसका टेक्स्ट में से कुछ ना कुछ ढूंढ के लेके आएगा। बराबर, तो क्वेरी क्या करना, तो क्वेरी क्या करना बोले तो तुम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। तुमने यहाँ पे कैट्स ढूंढना है तुमने, और एंटर मारा तुमने, तो यहाँ पे देखा कि इसका जो यूआरएल मेरे को बन रहा है वो स्लैश सर्च तो बन रहा है, प्लस ये जो है ना क्वेश्चन मार्क बोले तो क्वेरी पैरामीटर होता है। क्वेश्चन मार्क बोले तो एक तो पैरामीटर होता है उसका, और वो पैरामीटर के अंदर उन्हें क्या बोल रहा है कि क्यू बोल के पैरामीटर मेरे को पास करो। ये गूगल ने डिफाइन किया हुआ है। गूगल बोलता अगर मेरे को क्यू इक्वल टू जो भी मिलेगा मैं उसको दिखाऊंगा। तो अगर अपन ने ये इतना ही पार्ट हटा दिए यहाँ से, और ट्रिक ऐसी करे कि ये इतना पार्ट हटा दिए और नए पेज पे गए तो, और ये हटा के अब ये क्यू की जगह, क्यू इक्वल टू के जगह, कैट के जगह मैंने डॉग लिखा और एंटर मारा, तो डॉग का रिजल्ट आ रहा। अब डॉग हटा के मैंने एक्स वाई जेड लिखा, तो एक्स वाई जेड का रिजल्ट आ रहा। तो तो मेरे को क्या समझा कि मेरे को क्यों बोल के अगर मैं कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स में लिखूंगा और उसको अगर दूंगा ऐसा नाम अलग अलग पास करके, तो ऑटोमेटिकली मेरा गूगल वो पर्टिकुलर नाम सर्च करेगा। तो पहले मेरे को ये फाइंड आउट हुआ कि पहले मैंने एनालिसिस किया, अरे यार ये तो गूगल तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कि आखिर के मैंने जो भी इक्वल टू के बाद है वो चेंज किया, तो मेरे को उन्हें उसके अकॉर्डिंग जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ उसका रिजल्ट दे रहा। तो मैंने क्या करा, मेरे पेज पे जाके क्या करे अपन ने, फिर सबसे पहले क्या करे अपन ने, फॉर्म बनाए और फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया। अब देखो ये जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डॉग वैल्यू या एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू रहेंगी, ये कहाँ होना, वो क्यू के इक्वल टू में होना। क्यू के
सर्च पैरामीटर में होना, क्योंकि क्वेरी पैरामीटर में होना। तो अपन ने क्या करा, पहले तो सर्च का यूआरएल ऊपर एक्शन के अंदर यूआरएल दे दिया है मेरे को। और ये मेथड क्या है, गेट मेथड है। तुम इसको गेट मेथड क्यों बोल रहे हैं अपन, तुम इसको देखो, इसको F12 करो, इंस्पेक्ट जाओ, अपन ने नेटवर्क टैब देखे वाला है, नेटवर्क टैब में जाओ, इसको रिफ्रेश करो, तो देखो यहाँ पे, ये देखो ये गेट मेथड फायर हो रही है, ये गेट मेथड फायर हो रही है। इसका यूआरएल ये है सर्च तक, ये यूआरएल ये है, इन स्टेटस को 200 रिसीव कर रहा है, और इसका मेथड का नाम क्या है, गेट मेथड है। तो अपन ने इसीलिए क्या लिखे, क्योंकि ये गेट मेथड कहाँ पे लिखी वाली है, गूगल के सर्वर पे लिखे वाली है। गूगल के सर्वर पे गेट मेथड लिखी हुई है, उन्होंने स्लैश सर्च बोल के क्यू के अंदर जो भी वैल्यू उन्हें क्या करता, ये यूआरएल को उन्हें उठाता और उसको क्यू ढूंढता, उसके अंदर क्यू के बाद इक्वल टू ढूंढता, और इक्वल टू के बाद जो भी उसको मिलेगा सर्वर के ऊपर, उन्हें उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी है उन्हें रिजल्ट ढूंढ के निकाल के वापस देगा तुमको, HTML पेज उसका, उसका पेज वापस देगा। तो अभी इसके पेलोड में क्या जा रहा है, ये क्यू कोलन जो भी तुमने टाइप करे यहाँ पे वो जा रहा, तो मेरे को ये समझा, तो मैंने फिर क्या किया, और रिस्पॉन्स में मेरे को पूरा HTML टैग मिल रहा, पूरा एक HTML मिल रहा जो कि ये पूरा पेज डिस्प्ले कर रहा। ठीक है, तो इस वजह से अपन ने क्या किया, तो फॉर्म टैग में ये कैपेबिलिटी है कि वो गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट फायर कर सकता है, गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट दो, गेट और पोस्ट दो दो रिक्वेस्ट ये फायर कर सकता है, दो HTTP मेथड फायर कर सकता है। पुट डिलीट वगैरह नहीं कर सकता है, अगर पुट डिलीट वगैरह वो सब करना है तो अपने को, हाँ, बैकएंड नहीं, जावास्क्रिप्ट यूज करना है। बैकएंड तो मेथड्स देता, तुमको कॉल यहां से करना पड़ता, समझ रहे हो, उन्होंने लिख के रखा हुआ है, गूगल सर्वर, गूगल वालों ने सर्च बोल के स्लैश सर्च बोल के कुछ तो भी लिख के रखा हुआ है, गेट मेथड लिख के रखा हुआ है, अपने को उसको खाली पास करने का रहता है, यहाँ से पास करने का रहता। बोले तो अभी ये यूआरएल दिया मैंने, ये यूआरएल सर्च का यूआरएल दिया प्लस गेट मेथड बोला। अब क्यू, यहाँ पे क्यू तो मैं डायरेक्ट लिख नहीं सकता सर, क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू ऐसा कुछ तो भी लिखूंगा तो ये तो स्टैटिक चला जाएगा, हमेशा HSHG चला जाएगा हमेशा, बराबर। ऐसा लिखूंगा मैं, ऐसा भी लिख सकता, लेकिन ऐसा लिखूंगा तो क्या जाएगा, हमेशा हमेशा वही जाएगा, लेकिन मेरे को हमेशा वही नहीं जाने का, मेरे को क्या करने का, मेरे जो टेक्स्ट बॉक्स में मैं जो लिखूंगा वो जाना। तो इसीलिए मैंने क्या करा, मेरे टेक्स्ट बॉक्स को नाम ही मैंने क्या दे दिया, मैंने मेरे टेक्स्ट बॉक्स को नाम दे दिया क्यू, और उन्हें क्या करेंगे, क्यू इक्वल टू ऑटोमेटिकली जो भी यूजर टाइप करेगा ना, उसकी जो वैल्यू रहेंगी वो ऑटोमेटिकली लेके उन्हें गूगल पे जा रहा, समझ रहा, क्यू क्यों लिए। अभी वहां पे अगर गूगल बोलता था कि वहां पे क्यू नहीं है, क्वेरी बोल के है मेरे पास, तो तुमको इसका नाम क्वेरी लिखना पड़ता था। लेकिन अभी तो फिलहाल में गूगल के अंदर क्यू बोले, क्यूज पास करना है अपने को, बराबर। अभी क्यों, तो जो भी बैकएंड वाला बंदा तुमको देगा कि तू ये पास कर, तो अपने को वो पास करना है, तो अगर वो पास भी करना है अपने को, तो अपने को वो टेक्स्ट बॉक्स का नाम उसकी अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, बराबर। तो इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है अपना, और उसका जो नाम है अपना, नेम, नेम अपन ने क्यू 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 दिया, क्यू क्यू दिया, क्योंकि अपने को गूगल ने बोला कि क्यू पास करोगे तो मैं रिजल्ट दूंगा, कुछ और नाम दोगे तो रिजल्ट नहीं। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे ये नाम क्यू नहीं लिखता, मैं क्वेरी लिखता, तो क्या होता देखो, अभी यहाँ पे अपन ने क्वेरी नाम लिख दिए। अब यहाँ पे ये देखो, ये सर्च कर रहा मैं कुछ तो भी, और सबमिट बटन दबा रहा, अभी देखो सर्च कोलन क्वेरी इज इक्वल टू ऐसा जा रहा, लेकिन ये क्वेरी भी चलता है शायद, क्यू शॉर्ट फॉर्म है उसका। अच्छा जाने दो, मैं सर्च लिखता हूँ, अभी कुछ ऐसा लिखता हूँ जो गूगल को समझे ही नहीं, सर्च नाम देता हूँ उसका। देखो सर्च के ऊपर उन्हें क्या करा, डायरेक्ट वापस उधर चला गया, उन्होंने वो गया ही नहीं, मतलब मेरा टेक्स्ट लिया ही नहीं उन्होंने, बराबर। क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसको वो मिलच नहीं, वो यूआरएल जो है वो मिलच नहीं उसको, मतलब स्लैश सर्च के आगे वो मिलच नहीं, तो उन्होंने क्या करा, वापस उसके होम पेज पे फेंक दिया मेरे को लेके जाके, बराबर। तो क्वेरी या क्यू दोनों में से एक कुछ भी लिख सकते हो, क्वेरी भी जमता है, लेकिन अभी के लिए इसको क्यू ही लिखो। करके देखो, ये सब हो गया, सबका डाल दिया सबने ये सब, नेम क्यू डालो और ये ऐसा सब करके देखो एक बार।
तो ये जो क्या पास करना तुमको, कैसे पास करना, ये तुमको बैकएंड डेवलपर बताता है। ऐसे बहुत सारे एपीआईज हो सकते हैं। अभी देखो ये एग्जांपल के तौर में यहाँ पर अभी ये देखो यूजर का रजिस्ट्रेशन करना है मेरे को, यूजर का रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये क्रिएट यूजर बोल के ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। इसके बॉडी में मेरे को ये यूजर की पूरी डिटेल पास करना पड़ रहा। यूजर का पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये ऐसा पूरा मैं पास करूंगा। ये पूरा पास करूंगा API/v1/user बोल के मेरा एपीआई है। तो जाके वो मेरे को रिजल्ट देगा बराबर, 200 स्टेटस कोड वगैरह रिटर्न करेंगे। तो ये सब की फील्ड्स मेरे को बनाना पड़ेगा और ये एज अ फॉर्म डेटा उधर जाएगा बराबर। ये एग्जांपल है बता रहा मैं, तो ये एग्जांपल देखो, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है और ये ऐसा फॉर्म डेटा के अंदर ऐसा फॉर्म का पूरा डेटा पास कर रहे हैं अपन यहाँ। ठीक है, तो ऐसा अभी के लिए तो अपन ने बहुत सिंपल फॉर्म बनाया। लेकिन अभी ये वाला जो फॉर्म है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट लेना पड़ेगा तुमको, फर्स्ट नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, मोबाइल नंबर के लिए नंबर लेना पड़ेगा इनपुट। इस तरीके से तुमको अलग अलग इनपुट लेना पड़ेगा जब तुम एक्चुअल में कुछ करोगे तब। अभी तो तुम लोग ये फॉर्म टैग डालो। हो गया क्या सबका? सर्च हो रहा गूगल पे जाके? ऑनलाइन सभी का हो गया? करो करो जल्दी करो। 11-12 लोग ज्वाइन करे हुए हैं, सिर्फ 4 लोग ही कर रहे हैं क्या? जिसका हो गया है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, मेरे को समझेगा डन मार्क करो। नहीं, अगर नहीं जम रहा है तो जो एरर आ रहा है वो बताओ। कौन कौन नहीं बोल रहा है यहाँ पर? सब लोग प्रैक्टिस करो रे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो तुमको टैग्स लिखना आएगा, कुछ तो भी लिखना आएगा। खाली सुनने से नहीं होने वाला है। तब तक बाकी लोग क्या करो, अभी ये दूसरा फॉर्म बनाओ। अभी के लिए एक स्टैटिक फॉर्म ही बनाते हैं, अभी के लिए एक नॉर्मल, सब लोग बाकी लोग क्या करो, नॉर्मल फॉर्म बनाओ। अब ये फॉर्म के अंदर ऐसे देखने के लिए कि फॉर्म कैसे बनते हैं, भले ही उसका मेथड ना हो, फॉर्म बनाओ और इसके अंदर इनपुट लो। मेरे को सबके सब इनपुट लेके बताओ, सब लोग इनपुट टाइप लो। पहले बटन बनाओ, बटन बनाओ, दूसरा इनपुट बनाओ, दूसरा इनपुट का टाइप दो, टेक बॉक्स बनाओ। पासपोर्ट पासवर्ड इनपुट बनाओ। तो अभी यहाँ पर ना ऐसा हेडिंग भी दे दो, जैसा कि अभी इसने दिया, देखो फर्स्ट नेम कोलन, और ये उसका नाम जो है तुम, जैसा कि यहाँ पे देखो इसने लिखा फर्स्ट नेम कोलन इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, बाद में एक br टैग डाल दो, बाद में उसके बाद एक br टैग डाल दो ताकि वो नीचे आ जाए।
यूजर से फर्स्ट नेम लेना है अपने को। इसको ही कॉपी पेस्ट के पेस्ट करता हूं मैं। यूजर का लास्ट नेम लेना है अपने को। इसका नेम चेंज कर देता हूं मैं, लास्ट अंडरस्कोर नेम। और फिर बाद में ये टेक्स्ट बॉक्स में एक खास है कि तुमको मैक्सिमम कैरेक्टर कितने चाहिए, तो मैक्स लेंथ बोल के एक एट्रीब्यूट है। तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो फर्स्ट नेम है उसका मैक्स लेंथ होना चाहिए 25 के ऊपर मेरे को नाम का फर्स्ट नेम नहीं हो सकता है। वैसे ही लास्ट नेम को भी सेम एट्रीब्यूट दे रहा हूं मैं। कैसा दिख रहा है ये देखते हैं पहले, ये दोनों को अभी मैं निकाल देता हूँ, अभी तो इतना ही लिखो। ठीक है, ये देखो फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। अब फर्स्ट नेम में मैंने ऐसा कुछ तो भी टाइप किया। अभी देखो ये 25 के ऊपर टाइप ही नहीं करने दे रहा है मेरे को। हाँ ना, इसीलिए 25 के आगे नहीं जान दे रहा उन्हें। समझ रहे हो? तो जो भी तुम जितना लेंथ डालोगे उतने लेंथ के आगे उन्हें तुमको जाने नहीं देगा। तुम 25 डालो, 35 डालो, 85 डालो, जितना तुम डालोगे उसके लेंथ के बाहर उन्हें टेक्स्ट एंटर नहीं करने देगा वो फॉर्म के अंदर तुमको। एक बटन डालो यहाँ पे, इनपुट टाइप बटन ले लो, एक इनपुट टाइप बटन। और बटन के ऊपर नेम बटन सबमिट बटन, ऐसा कुछ तो भी नाम डाल दो उसको। टाइप बटन के अंदर नेम। तो ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स इनपुट कंट्रोल। इसमें ये चार चीजें हैं। टाइप के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे तो ये चार पांच चीजें हैं। एक पासवर्ड बटन डालो, पासवर्ड यूजर आईडी भी डाल सकते हो। तो तुम लोग खुद लिखो, मैं ना क्या मैं कॉपी करे तो चलता है। तुम लोग खुद टाइप करो ये। तुमको पासवर्ड चाहिए तो टाइप में पासवर्ड डालो। तो जैसे ही तुम पासवर्ड डालोगे तो ऑटोमेटिकली तुमको जो उन्हें क्या देगा, वो नीचे आता ना। बी आर टैग क्यों लेते हैं? एक टेक्स्ट एरिया बोल के टैग है, क्या है, एक टेक्स्ट एरिया बोल के टैग है। तो अगर तुमको बड़ा बड़ा टेक्स्ट डालना है, तुमको तुमको अगर बड़ा टेक्स्ट डालना है तो तुम लोग टेक्स्ट एरिया बोलकर यूज करेंगे। चलो बियर क्यों जा रहे सर साइड निकाल दे भाई, निकाल के चेक कर क्यों डाल रहे, फिर समझेगा। निकाल के तो देख, तू देखने में क्या जा रहा है? डाले नहीं तुमने तो क्या, कैसा है आउटपुट देखना कैसा आ रहा। हाँ फिर
डब्बे को नीचे लेके आना पड़ेगा ना। हाँ तो नीचे लेके आने के वास्ते ब्रेक टैग बोल के अपन ने सीखे वाला है, देख BR टैग। यहाँ का तो वही देखने पे काम समझ में आएगा ना। हाँ बोलो मुदस्सिर भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है अभी तुम लोगों को सबको? आवाज अभी आ रही है क्या सबको? कोई क्वेश्चन किसी को? टेक्स्ट एरिया बनाए देखो तो एंटर द टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन हियर। ईमेल है ना टाइप में। वो कंपलसरी है, ईमेल डालने कुछ बोलेंगे होंगे, तुम कुछ और @ वगैरह नहीं डालेंगे तो उन्हें एरर दे सकता है उसको। उसका फॉर्मेट ईमेल में रखो बोलेंगे। डाल के देखो ना, चेक करके देखो सब लोग, सब लोग डाल के देखो। सब टाइप ट्राई करके देखो सब लोग। अभी ये देखो, ये पासवर्ड डाला मैंने तो टाइप कर रहा हूं तो दिख नहीं रहा है। वो आई का बटन आ रहा है, वो आई के बटन पे क्लिक करेंगे तो दिख रहा।
टेक्स्ट एरिया बोले तो ये एक बड़ा एरिया है जहाँ पे तुमको डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखना होता है। तो इसके अंदर हाइट विड्थ के जगह रोज और कॉलम्स दिया कि कितना बड़ा होना तुमको कितना। चल रहा ना, अभी बताया था ना तुमको। ये टेक्स्ट एरिया बोले तो ये वाला टेक्स्ट एरिया है ये पूरा। इसको तुम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। क्या हुआ? हो गया? कहाँ गलती आ रही? देखो यहाँ पे अगर तुमको एरर देखने का ना तो राइट क्लिक करने का और इंस्पेक्ट करने का। इंस्पेक्ट में जाएंगे तो कंसोल में तुमको एरर क्या है और कौन से लाइन पे है वो पता चलेगा। तो फिर तुमको उसको सुधारना आता। देखो तुम्हारा एरर कहाँ आ रहा, राइट क्लिक करके। जिसको एरर आ रहा है वो F12 करके देख सकता है एरर। ये जो नेम अभी जैसे कि अगर बैकएंड को जो नेम भेजने का है वो नेम चाहिए रहता है अपने को। अभी के लिए तो अपन ऐसी नेम नहीं भी लिखे तो चलता है, लेकिन अगर तुम्हारा अभी यहाँ पे कोई बैकएंड जैसे कि मैंने अभी बोला कि यहाँ पे
हाँ ये अभी देखो, ये इसका नाम लास्ट नेम बोल के सर्वर वाले ने बोला कि मेरे को लास्ट नेम भेजना, तो मेरे को यहाँ पे लास्ट नेम की जगह लास्ट नेम ऐसा डालना पड़ेगा। और फिर बाद में मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये यूआरएल, यहाँ पर ये यूआरएल को यहाँ पे अपने एक्शन के अंदर यूआरएल में डालना पड़ेगा, बराबर। एक्शन के अंदर ये ऐसा यूआरएल डालना पड़ेगा। समझ लो http:// अभी लोकल होस्ट है, समझ लो लोकल होस्ट :3004। ये यूआरएल हो गया। और ये मेथड हो जाएंगे यहाँ पे, मेथड हो जाएंगे यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। मेथड हो जाएंगे यहाँ पे पोस्ट, और ये यूआरएल हो जाएगा ये, क्यों? क्योंकि ये देखो, ये बैकएंड वाले ने बोला मेरे को कि ये जो यूआरएल चाहिए तेरा, पोस्ट चाहिए, ये यूआरएल बोले तो ये लोकल होस्ट है अभी के लिए, और ये यहाँ पर एपीआई है। और इसको जो है, तुम अगर लास्ट नेम पास करना है तो ऐसा लास्ट नेम बोल के लिख के पास करना, मोबाइल नंबर पास करना है तो मोबाइल नंबर ऐसा लिख के पास करना। तो ये जो नेम, जो भी एट्रीब्यूट रहता, ये बैकएंड वाले ने तुमको जो नाम दिया हुआ है, वो नाम तुमने पास करना पड़ेगा तुमको। समझ रहे हो? डेजिग्नेशन, कंपनी आईडी, ये वो सब तुमको। नहीं, ये वैल्यू की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मैं वो टाइटल कैसा आना, टाइटल देने का था मेरे को उसको। हाँ, मैंने टाइप बटन लिया ना, बटन टाइप में सबमिट नहीं लिखता ना, मैंने टाइप बटन लिया, तो बटन लिया तो टाइटल देना पड़ रहा। हाँ, बटन बटन बोले तो हाँ, सबमिट बोल के लिख के दिखना, या फिर सेंड टू सर्वर बोल के बटन का नाम है, जो भी बटन का नाम है उसका टाइटल देने के वास्ते मैं ट्राई कर रहा था। अच्छा, उधर से नहीं, टाइटल से नहीं ले रहा है वो, वैल्यू एट्रीब्यूट से ही ले रहा है, बटन की वैल्यू से ही। वैल्यू एट्रीब्यूट बोले तो उसका नाम क्या देने का बटन। वैल्यू एट्रीब्यूट बोले तो नाम, बटन का नाम क्या देना। एक्चुअल में ये पूरा इसी तरह यूज नहीं होता है ये, इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ और तरीके से यूज होता है ये, लेकिन ये ऐसा एक फॉर्मेट है। अभी तुम क्या कर सकते हो, अभी तुमको चाहिए कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूजर ने डालना ही डालना, तो फॉर्म के अंदर क्या है, एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, ये रिक्वायर्ड बोल के लिख देंगे, तो मतलब ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, मतलब ये फॉर्म के अंदर ये बिना भरे चलता नहीं। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बोल दिया मैंने ये दोनों को। तो अभी देखो, मैंने जैसे रिक्वायर्ड बोला, अगर मैं सबमिट बटन दबा रहा हूं, हो गया क्या मैंने, इनपुट टाइप बटन की जगह मैं इसको सबमिट लिख देता। ये देखो, इनपुट टाइप अगर सबमिट बटन जैसी दबाया मैंने, तो उन्हें क्या बोल रहा, फिल आउट दिस फील्ड, ये फील्ड रिक्वायर्ड है, चलो मैंने ये फिल कर दिया, और ये भी नीचे का फिल कर दिया, ये फिल कर, अब लास्ट नेम फिल नहीं करा लेकिन लास्ट नेम रिक्वायर्ड है, तो फिल आउट दिस फील्ड बोल के उन्होंने दे दिया। तो ये फॉर्म क्यों दे रहा उन्हें, क्योंकि अपन ने ये ऊपर के दो को क्या करा है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डाला है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डाला हुआ है, इसीलिए फॉर्म सबमिशन के से पहले उन्होंने क्या करा, अपने को एरर दिया या मैसेज दिया कि ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है भाई।
हो गया क्या सबका? ये ट्राई करके रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट वगैरह पूरा पेज ट्राई कर लिए, और अलग अलग डालो, ये इतने ही डाल के बैठ मत जाओ, डालो ना यहाँ पे नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर डालो, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर अगर डालेंगे तो क्या करेंगे तुम लोग? इनपुट टाइप क्या करेंगे? इनपुट टाइप नंबर। ईमेल लो, ईमेल यूजर, यूजर ईमेल लो। ये डालो, तुम लोग खुद ही डालो, मेरा डालने के लिए मत रुको। पूरे इनपुट चेक करो, हर एक इनपुट चेक करो, डेट इनपुट चेक करो, सब इनपुट चेक करो कि क्या हो रहा ब्राउजर पे। ये देखो कलर इनपुट लो, अरे ये तो ईमेल है, टाइप ईमेल, ये सब ट्राई करो तुम लोग। हो गया क्या? अलग अलग डाले सबने, ईमेल डाले, डेट डाल के देखिए क्या, डेट, डेट डाल के देखो, टाइम डाल के देखो, डेट ऑफ बर्थ लेके देखो, चेक बॉक्स लेके देखो, रेडियो बटन लेके देखो, रीड, सब लोग।
ये फॉर्म टेक्स्ट एरिया देख लिए, चेकबॉक्स कंट्रोल देखो, और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ में से सब ट्राई करो। अब ये देखो इनपुट टाइप, ये चेकबॉक्स, चेकबॉक्स में वैल्यू एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। वैल्यू के अंदर ट्रू फॉल्स देने का, ट्रू फॉल्स देने का। अब ये देखो ये चेकबॉक्स है तुमको फॉर्म के अंदर, रेडियो बटन मेल फीमेल के लिए रहता है चेकबॉक्स। 2-3 सेलेक्ट करने के लिए चेकबॉक्स रहता है। ठीक है, ये देखो सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स, ये देखो ये सिलेक्शन करने के लिए चेकबॉक्स। ये सेलेक्ट द सब्जेक्ट, वैसे ही रेडियो बटन, इसमें एक वैल्यू रहती है चेक्ड, बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहती है। अगर मैंने ये चेक्ड को ट्रू कर दिया, मतलब ट्रू कर दिया, तो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये देखो चेक्ड दिखेगा वो, समझ रहे हो? बाय डिफॉल्ट चेक्ड जो एट्रीब्यूट रहता वो क्या रहता, चेकबॉक्स के अंदर फॉल्स रहता। उसको चेंज करने का तुमको, तो क्या करेंगे तुम, चेक्ड बोल के डालेंगे, इज इक्वल टू ट्रू डालेंगे। ट्रू डालेंगे बोले तो वो मैथ के लिए चेक्ड ट्रू दिखाएगा, फिजिक्स के लिए उन्हें चेक्ड फॉल्स दिखाएगा। चेक्ड फॉल्स बोले तो चेक्ड ट्रू, ये एट्रीब्यूट डाल के देखो, ये चेक्ड ट्रू जो एट्रीब्यूट है, अगर मैं ये चेक्ड ट्रू नहीं डाल रहा समझ लो, तो क्या हो रहा, ये दोनों के अंदर चेक आ रहा, क्या खुद से चेक करना पड़ेगा मेरे को। अगर लेकिन अगर मेरे पास कुछ कुछ ऐसा है कि ऑलरेडी चेक्ड बताने का है मेरे को यूजर को कि तूने चेक कर दिया भाई इसको, तो क्या करेंगे, चेक्ड एट्रीब्यूट डालेंगे, चेक्ड ट्रू एट्रीब्यूट डालेंगे, दोनों को डाल देंगे तो दोनों को। बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, अगर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है वो, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, अगर लिखेंगे तो तुम ट्रू डाल सकते हो उसकी वैल्यू के अंदर। अभी दोनों ट्रू हो जाएंगे, अभी दोनों, ये देखो ये दोनों को चेक्ड आ गया, दोनों को चेक्ड आ गया। ठीक है, फिर ये रेडियो बटन है, ये रेडियो बटन भी अभी अगर तुम्हारे पास दोनों में से एक सिलेक्शन है, जैसा कि यहाँ पर अपन ने दिया, यहाँ पे अपन जेंडर बोल के डालते हैं, जेंडर, और फिर हम लोग डालते हैं ये जेंडर, और फिर इंपुट डालते हैं अपना, सब जेंडर का काय झाली का? डाल रहा ना मैं, देखो ना बता रहा हूँ, तुम मुझ पूछ रहे। तो अभी मैंने ये जेंडर डाला, ये जेंडर डाला, तो यहाँ पे इनपुट टाइप क्या दिया अपन ने इसको, रेडियो बटन रहता हो, क्या रहता, रेडियो, रेडियो में क्या रहता, दोनों में से एक रहता, दोनों में से एक, मतलब चारों में से एक, पांचों में से एक। जब भी क्वेश्चन आंसर लिखते तुम, या क्वेश्चन आंसर्स में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते, चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करने का रहता, तब क्या यूज करेंगे तुम लोग, रेडियो बटन। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है, या फिर
या फिर यहाँ पे तुमको इसका नेम सेम रखने का, नेम सेम रखा तो छोटा हुआ, नेम सेम रखने का, यहाँ पे वैल्यू अलग रहेंगी, नेम सेम रहेगा। देखो ये जेंडर आ गया, मेल और फीमेल दो ऑप्शन आ गया। अगर फीमेल सेलेक्ट किया तो फीमेल हो रहा, मेल सेलेक्ट किया तो फीमेल का चले जा रहा, मेल कैसे रहता। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता, ग्रुपिंग करना पड़ता। पहले तो टाइप रेडियो रखने का, नेम सेम रखने का, नेम सेम रखने का, नेम सेम रखेंगे तो उसकी तभी वो एक्ट, वो तभी वो चलेगा। अगर तुमने ये नेम सेम नहीं रखा, मैंने यहाँ पे जेंडर जेंडर नेम नेम को अलग कर दिया, एक को ये दूसरा नाम दे दिया, वन दे दिया, तो ये अब ना गलत बिहेव करेंगे। अब वो चेक रेडियो बटन बिहेव ही नहीं करेंगे। ये देखो दोनों को हो रहा। रेडियो बटन को पता होना ना कितने लोगों के साथ मेरे को खेलने का है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं कॉमनैलिटी लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ चीजें कॉमन करना पड़ेगा, बराबर, कहीं ना कहीं कुछ चीजें क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। तो ये नाम उसका जेंडर बोल के दोनों भी इनपुट टेक्स्ट बॉक्स रेडियो, इनपुट जिसका टाइप रेडियो है उसका नाम कॉमन रखना पड़ेगा, नाम कॉमन रखना पड़ेगा। यहाँ पे नेम जो एट्रीब्यूट है मैंने उसको क्या करा, कॉमन रख दिया। ठीक है, ये एक हो गया। फिर बाद में सेलेक्ट, हाँ ये सेलेक्ट अपन कल करेंगे। फाइल अपलोड भी ट्राई करो तुम लोग, सिंपल है। बटन कंट्रोल, हिडन फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो ये बाकी के तीन बाद में देखेंगे। फिर भी तुम लोग ये सब ट्राई करके रखो एज अ असाइनमेंट। पूरा पेज वापस से बनाओ। ये फॉर्म कंट्रोल बहुत जरूरी है, तुमको काम ही फॉर्म पे करना पड़ता है। तुम्हारे पेज पे फॉर्म रहता ही रहता है, ऐड का फॉर्म, डिलीट का फॉर्म, क्रेड ऑपरेशन का फॉर्म, सभी फॉर्म रहते हैं। सब लोग ये ट्राई करो एज अ असाइनमेंट, इसको वापस से लिखने का ट्राई करो। मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, वहां देख लो। किसी को कोई क्वेश्चन ऑनलाइन? ठीक है, इसके आगे का फिर हम लोग कल देखेंगे। कल हम लोग, ठीक है, कल देखेंगे। और तब तक तुम लोग ये वापस से एक बार अच्छे से उसका फॉर्मेटिंग वगैरह अच्छे से करके ये फॉर्म बनाओ। कौन कौन से रिक्वायर्ड फील्ड कैसे डालना है वो वापस डाल के देखो, प्रैक्टिस करो इसकी। चलो, ओके, ओके।